हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर इंडिया न्यूज़ और फिर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में इस सेशन में बात करेंगे। लास्ट में एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन भी है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सैटरडे को बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस सेशन रहा, तो अगर आपने अटेंड किया था तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो ओवरऑल पॉजिटिव कॉनोटेशन में रहा। अगर हम यूएस इकोनॉमी के बारे में बात करें, यार यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें रादर, ठीक है, तो पॉजिटिव रहा। अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके थोड़ा एंथुजियाज्म रहा ओवरऑल, राइट। एनवीडिया ने कहा कि भाई हम कोई एक नई लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप एआई वुड स्टॉक लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। और फिर एप्पल से ये बात आई कि शायद एप्पल गूगल का जेमिनाई एआई इंजन उनके एप्पल के आईफोन में यूज़ कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट आई, तो उसकी वजह से एप्पल का स्टॉक बढ़ गया। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों की वजह से नास्डैक एक थोड़ा पॉजिटिव रहा, S&P 500 भी पॉजिटिव रहा, और ओवरऑल यूएस जो सारी मार्केट है वो है उस हिसाब से पॉजिटिव रही। और वैसे भी इस वीक में FOMC, राइट, जो वहाँ का फेड है, उसके इंटरेस्ट रेट्स के जो डिटेल्स हैं, मतलब जो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ RBI की मीटिंग होती है, ऐसे ही वहाँ पर बाई मंथली मीटिंग फेड की होती है, यूएस फेड की, तो वो शायद ट्यूसडे को है और वेडनेसडे को उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने या कम होने की, दोनों की कोई उम्मीद नहीं है। मोस्टली इंटरेस्ट रेट यूएस फेड जो है वो फ्लैट ही रखेगा, विच इज़ करंटली 5.25% टू 5.5%, जो अभी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स है वो ये है, और एक्सपेक्टेड ये है कि यही रहेगा। और फिर अब देखते हैं आगे मई या जून, राइट, में ये चीज़ बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, तो वही मार्केट्स का एक्सपेक्टेशन, जो भी कमेंट्री आएगी उसके हिसाब से बिल्ड होगा। जो भी मतलब जब अनाउंसमेंट होगी उसके बाद जो कमेंट्री यूएस फेड चेयरमैन जो देंगे उसके हिसाब से, तो मार्केट वही थोड़ा एंटिसिपेट बेसिकली कर रहा है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरऑल एक ऐसी थीम बन रही है, मार्केट इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर रहा है कि भाई ये चीज़ जो है काफ़ी बड़ा प्ले हो रहा है ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और सारी कंपनीज जो इसमें इन्वॉल्व है, राइट। एंड आई हैव सीन द रैली ओवरऑल अक्रॉस द यूएस मार्केट्स। जापान का इंडेक्स ने भी ओवरऑल गेन किया, इवन चाइना ने भी गेन किया। चाइना की इकोनॉमी ने थोड़ा सा साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाया है, उनका इंडस्ट्रियल आउटपुट अराउंड 7% बढ़ा, ठीक है। तो वो काफ़ी एक पॉजिटिव, काफ़ी टाइम से नहीं मतलब 3-4% बढ़ा था, बट अब अचानक से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7% बढ़ा, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहा। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी नई स्पेंड होती है, नई कंपनीज फैक्ट्री सेटअप, केपेक्स बेसिकली जो बोला जाता है, वो भी ऑलमोस्ट 4% से ऊपर बढ़ा, जो कि कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा था। अगर हम लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से बात करें तो वो अब जो है इस महीने वो भी बढ़ा, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये सब कुछ नंबर्स आए। और CPI वहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो भी पॉजिटिव में आया। लगातार एक डिफ्लेशन एनवायरनमेंट चल रहा था सिंस अगस्त से, लगातार वहाँ पे डिफ्लेशन चल रहा था, मतलब इन्फ्लेशन नेगेटिव था, तो वो भी जो है वो पॉजिटिव में आया, तो 0.7% आया। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की जो डिमांड है, रिटेल सेल्स है, कंजम्पशन है, वो अभी भी लगातार फॉल हो रही है। रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 9% का फॉल है इन द इन्वेस्टमेंट्स, राइट। एंड इवन रिटेल सेल्स जो है, कंजम्पशन वगैरह जो है, वो भी ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रही है जो एक्सपेक्टेड है। बाकी चाइना ने टारगेट लिया है कि भाई उनकी GDP ग्रोथ 5% से बढ़ेगी 2024 में, ठीक है। और मतलब और काफ़ी सारे चेंजेस भी कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी वगैरह पे, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही है, एंड इट सीम्स कि वो थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है। इसकी वजह से मार्केट्स भी थोड़ा उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं और वो बढ़ रहा है, राइट। बट डेफिनेटली रियल एस्टेट एंड कंजम्पशन स्टिल जो है उसका एक इम्पैक्ट रहेगा ही। एंड ऑफ कोर्स वी नो हाउ नॉन ट्रांसपेरेंट दैट कंट्री इज, सो वी लॉट ऑफ थिंग्स मे नॉट कम आउट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इट्स जस्ट द नंबर्स, वो जो बताते हैं उसके बेसिस पे सबको पता चलता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत देर में हमें पता चलता है, एंड वी हैव सीन दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी परस्पेक्टिव रही। अगर हम बात करें, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो रही वो है ऑयल प्राइसेस, राइट। ऑयल प्राइसेस अब $86 के आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अब एक
प्रीमियमनेस, राइट, जो $80, एज आई सेड, हमेशा मैं बात करता हूँ कि जो गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से $80, एनीथिंग बिलो $80 वो पसंद करते हैं, राइट। और अगर हम सऊदी और इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो वो थोड़ा 90 के आसपास पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगेन ये कोई बोलता नहीं है ये सब चीज़ें, बट बेस्ड ऑन वेरियस एनालिस्ट और रिपोर्ट्स वगैरह जो होता है वो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो अभी वो $86 के आसपास पहुंच गया। उसके कुछ कुछ रीजंस है। एक तो कुछ रशियन एनर्जी फैसिलिटीज़ पे कुछ अटैक किए यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने, तो उसका एक इम्पैक्ट रहा, राइट। और जो कंसिस्टेंटली प्रोडक्शन कट्स जो हो रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया ले रहा है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ ले रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हो रहा है। इराक भी जो जनवरी फरवरी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब पंप किया था ऑयल, बट दे हैव ऑल्सो सेड कि नहीं भाई, हमने जो अब ओपेक प्लस में प्रोडक्शन कट्स की बात की है तो हम भी प्रोडक्शन कट्स करेंगे। तो इराक ने फरवरी तक जो है वो ज़्यादा पंप किया था, बट अब नाउ दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू प्रोडक्शन कट्स। तो ओवरऑल एक थोड़ी सी उनकी मतलब एक बैठ के सब चल रहा है कि भाई प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, राइट। और जैसे जैसे क्या कहते हैं, अगर जैसे चाइना की इकोनॉमी की छोटी सी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं कि भाई मार्केट जो है शायद आगे डिमांड जो है ऑयल की वो बढ़े। तो प्रोडक्शन कट भी हैं, ऑयल का डिमांड बढ़ रहा है, और फिर कुछ कुछ रशियन एनर्जी फैसिलिटीज़ वगैरह पे, और फिर वो थोड़ा हाउदीज़ वगैरह के अटैक, ये सब चीज़ें चली रही हैं, राइट। मिडल ईस्ट के जो वॉर वगैरह वो सब चीज़ें चली रही हैं, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल नेगेटिवली थोड़ा थोड़ा हो रहा है ऑयल पे, और वो $86 पर बैरल पे बेसिकली ब्रेंट पहुंच गया है। तो विच इज़ अ थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन ओवरऑल, बिकॉज हमारा रॉ मटेरियल, हम वी आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑयल। तो ये थोड़ा सा हमारे इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, हमारे इन्फ्लेशन पे। ये चीज़ हमें थोड़ी समझनी है, ठीक है। अब एक और इंडिया के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग मतलब स्टेटमेंट आई मॉर्गन स्टैनली से। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक्सपेक्टेशन है, कई ऐसा मार्केट में लग रहा है कि 8 से 10% का जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर लॉन्ग टर्म इंडिया कर सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इवन दो वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडियाज प्रोस्पेक्ट, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ दी है वो 6.5 से 7% दी है। अब जो 2047 में जो टारगेट है भाई, जो गोल्डमैन सैक्स ने दिया है, या गवर्नमेंट का जो टारगेट है फ्रॉम जीडीपी परस्पेक्टिव, राइट, कि भाई हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है 2050 तक, तो वो सारे टारगेट हैं। तो उसमें 8% का जीडीपी ग्रोथ रेट बेसिकली एक्सपेक्ट किया है, राइट। तो अब जो है मतलब इवन फ्रॉम 2028 के जो टारगेट है वो उस हिसाब से किए गए हैं। अब इन्होंने बोला है कि भाई 6.5 से 7% का हमें लग रहा है, कि हमें नहीं लग रहा है कि इंडिया 8 से 10% का ग्रोथ रेट पुल ऑफ कर सकता है, बिकॉज अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, हमारे पास स्किल्स, जो वर्कफोर्स में स्किल है वो उतना नहीं है जो चाइना के पास था। और चाइना ने तो 10% का ग्रोथ दिखाया था, ठीक है। और काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है चाइना का ग्रोथ रेट वो 10%, 3 डेकेड मतलब ऐसा बोला था, 30 साल तक चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% के आसपास रही, राइट। बट उन्होंने कहा कि भाई वो चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और उनका जो रीज़न रहा वो यही रहा कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर, ठीक है। एंड इवन दो बार बार उन्होंने यही बोला है कि भाई हम ये नहीं बोल रहे कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू डू वेल, इंडिया इज़ गोइंग टू डू 6.57% स्टिल वेरी गुड, बट 8 to 10% नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग में जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि चाइना को compete कर सकता है क्या इंडिया, ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पढ़ता हूँ, जब मैं केमिकल्स के बारे में पढ़ता हूँ, राइट, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ता हूँ, तो चाइना हमसे बहुत 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 आगे है। मतलब उनका जो शेयर है, आपने कभी हमारा सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, मेरा वीडियो है एक यूट्यूब पे देखना, तो आपको समझ आएगा जो स्केल है, जिस स्केल पे वो वर्क कर रहे हैं, जिस मार्केट शेयर जो उनका है, तो हम बहुत बहुत छोटे प्लेयर हैं और बहुत पीछे हैं अभी, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो वही उन्होंने भी बात की है मॉर्गन स्टैनली ने कि भाई जो compete है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, जो बात है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम करेंगे, बट उस तरह का क्या, दे आर फार मोर एडवांस एंड कैन वी डू इट। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत टाइम लगेगा इंडिया को उस लेवल पे जाने के लिए। तो अगेन हम जब पॉजिटिव बात करते हैं तो इस तरह की नेगेटिव, थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जो रिपोर्ट्स आती है, ये भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसा ना हो कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, राइट। तो ये भी थोड़ा सा हमें ठीक करते हैं कि नहीं यार, 8 से 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, लेट्स सी हाउ इट गोज, राइट। डिजिटल इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा बैट हो रही है कि अगर वो चीज़ चलती है, जो काफ़ी ज़्यादा मैं जब पढ़ता हूँ एनालिस्ट को, पंडित्स को, तो वो बोलते हैं कि भाई जो ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ है इंडिया में, भाई मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली ऐड करेगा ही, और सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा है ही, तो बट डिजिटल इकोनॉमी जो है वो 1-1.5% का जीडीपी ग्रोथ ऐड कर सकता है, तो वो हमें 8% के ऊपर लेके जा सकता है। तो लेट्स सी
अगेन, ठीक है। टेक और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों में हम डिजिटली कैसे कर पाते हैं सारी चीज़ें और कितना ग्रो कर पाते हैं, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो कल रही वो है टाटा सन्स की, दैट दे आर प्लानिंग टू सेल 0.65% स्टेक इन TCS फॉर $1.1 बिलियन। इट्स ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ प्लस प्लस का उनका जो है वो प्लान कर रहे हैं सेल करने का स्टेक इन TCS। और ठीक है, उनका स्टेक अभी भी काफ़ी बड़ा है, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 72% का स्टेक है टाटा सन्स का TCS में। तो ऑफकोर्स 72.38% का स्टेक है, तो उसमें से 0.65% दे आर प्लानिंग टू सेल। ठीक है, और अगेन इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती है कि मतलब अभी रिसेंटली भी काफ़ी चर्चा हुई है टाटा सन्स के ऊपर कि दे आर प्लानिंग टू बिल्ड कम अप विद IPO एंड एवरीथिंग। तो अभी तक तो कुछ ऐसा रहा नहीं, बट जो एक्सपेक्टेशन है कि ये क्यों सेल कर रहे हैं वो यही है कि भाई अब उन्होंने ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है, तो उसमें 30-40 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको। ठीक है, तो जिसमें जो गुजरात में लगा रहे हैं और एक असम में लगा रहे हैं, राइट, 2 लगा रहे हैं। तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 35-40,000 करोड़ रुपीज़ दे विल हैव टू शेल आउट। तो ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ा सा पैसा आई एम श्योर दे आर प्लानिंग टू रेज, एंड इट्स डायरेक्टली टाटा सन्स कंपनी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो कर रहा है, तो और बाकी किसी कंपनी के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो वो प्योर टाटा सन्स की सब्सिडरी है। तो इसीलिए आई थिंक मतलब एक्सपेक्टेशन यही है कि यही उसी के लिए ये पैसा जो है रेज किया जा रहा है। बाकी टाटा स्टील जो है यूके में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन भी चल रहे हैं टाटा स्टील के कि भाई हम ये प्लांट्स बंद करना चाह रहे हैं, हम इसको एडवांस करना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि भाई टाटा स्टील जो है वो यूके में प्लांट्स को चलाना चाह रहा है, नहीं चाह रहा, बिकॉज दे वर फेसिंग लॉट ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स, ठीक है, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो वो सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ठीक है। एंड उन्होंने अब फाइनली बोला है कि भाई हम जो है यूके यूनिट को ऑपरेशन, जो हमारा कोक ओवेंस है, एक उनका पोर्ट टैलबॉट प्लांट है इन वेल्स में, उसको जो है वो बंद करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और उसका रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो उसमें थोड़े से जॉब लॉसेस होंगे, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ और काफ़ी उन्होंने गवर्नमेंट से भी उसके लिए एड वगैरह मानने की बात हुई थी। बाकी आदित्य बिरला AMC इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेल 11.47% स्टेक थ्रू OFS, राइट, ऑफर फॉर सेल ऑफर निकाल रहे हैं वो। तो मेजरली उसका कोई ऐसा आप ये मत सोचिए कि कुछ कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उनका अभी शेयर होल्डिंग जो है कंपनी में वो 86.47% है, और 75% करना है उनको प्रमोटर को, राइट। तो 75% करना है, तो इसलिए 11.4% स्टेक जो है वो उसको बेच रहे हैं, और एग्जैक्ट 75% हो जाएगा 11.47% स्टेक बेचने के बाद, राइट। तो अगेन आई थिंक वो एक्सपेक्टेड ही था, तो इट इज़ जस्ट ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, ज़्यादा आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट टू मच। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक और न्यूज़ थी ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। तो गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने बोला है कि स्टेट ऑन जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि भाई हमें बिजनेस प्लान दो बाय एंड ऑफ दिस मंथ, मार्च 2031 तक, कि आप जो है नेक्स्ट 3 ईयर्स का बिजनेस प्लान दो हमें, और इसको हम क्वार्टरली ट्रैक करेंगे, ठीक है। और बोर्ड से पूछेंगे कि आपने 3 साल का बिजनेस प्लान दिया, इस क्वार्टर में इसका क्या स्टेटस है। तो टारगेट्स दो, मतलब बेसिकली कि भाई हम 3 साल में इतना बढ़ेंगे, और टारगेट्स ऑन कि हमारे लो कॉस्ट डिपॉजिट कितने बढ़ेंगे, हम कितने कैपिटल रेज करेंगे, हम कितने बैड लोन्स को रिजॉल्व कर देंगे, हम साइबर सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। तो मतलब आप जो काफ़ी बात ये हो रही है ना कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर इस तरह की प्रोफेशनलिज्म आए कि 3 साल की गाइडेंस एक तरह से कंपनी दे, राइट। कई कंपनीज देती हैं इस तरह की गाइडेंस, जैसे काफ़ी सारी कंपनी, जैसे अब इंडियन होटल्स है, वो काफ़ी टिपिकली 3 to 4 ईयर्स का एक गाइडेंस देती है, भाई हम इतना बड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज देती हैं, विच इज़ अ गुड, वेरी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, क्योंकि आप उसको ट्रैक कर सकते हो, राइट, एज अ एनालिस्ट, ठीक है। तो कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे, क्या है क्या नहीं है, क्या चेंज हुआ है। तो ये टिपिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस तरह का अगर एक PSU बैंक्स वगैरह भी ये करते हैं, तो आई थिंक इट विल गिव अ लॉट ऑफ गुड गाइडेंस इन द मार्केट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, राइट। और मार्केट को, उसको मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा लगेगा अगर वो नंबर्स इस तरह के आते हैं, और ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए आई थिंक इट विल बी अ प्रेटी गुड नंबर। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। टोरेंट पावर का शेयर कल 7% बढ़ा, तो वो मेजरली 3650 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने एक और प्रोजेक्ट, विंड सोलर प्रोजेक्ट मिला है उनको, विच इज़ बेसिकली हाइब्रिड 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है, राइट। लास्ट वीक भी उन्होंने एक 1540 करोड़ रुपए का, तो ऑल टाइम हाई पे बेसिकली टोरेंट पावर चल रहा है, एंड यू नो इट इज़ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियोज एज वेल, राइट। तो अगर आप पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर हैं या फिर आप सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ट्रैक इसका कंसिस्टेंटली हो ही रहा होगा।
कल दीपेंद्र गोयल जी का एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि ब्लिंकिट जो है, उन्होंने बोला कि जोमेटो से भी बड़ा हो सकता है, और वो भी एक साल में। ठीक है, जो उन्होंने मतलब अभी देखो ब्लिंकिट जो है वो 644 करोड़ रुपीज़ का लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू रहा, और जोमेटो का 2000, मतलब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा रेवेन्यू रहा। जोमेटो फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट इज़ ग्रोसरी डिलीवरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक साल में ब्लिंकिट इतना ज़्यादा ग्रो हो सकता है कि वो जोमेटो से बड़ा हो सकता है। तो आप समझ रहे हो कि ग्रोथ क्या, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, राइट। और ये चीज़ें भी ऐड कर रही हैं ओवरऑल जोमेटो के स्टॉक में। जेफरीज जो है ना, इसका एक पता नहीं, मुझे मंदार ने कल बात की या नहीं की इस बारे में। उन्होंने 11 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं कि लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड्स के बेसिस पे, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फाइनेंशियलाइजेशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने 11 स्टॉक किए हैं कि हमें लगता है कि ये 2 टाइम से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा हो जाएंगे 2029 तक। तो नेक्स्ट 5 साल में डबल से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 13-14% के रिटर्न, 14% के रिटर्न, ऑलमोस्ट 14-15% के रिटर्न देंगे। ठीक है, तो डबल आ गया, 2.9x 2.5x वाले भी हैं इसमें। तो उन्होंने ये कहा है। और स्टॉक के नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बोले उन्होंने। तो उन्होंने अंबुजा, एक्सिस, JSW एनर्जी, L&T, मैक्रोटेक, ये उन्होंने बोला कि भाई हमारी केपेक्स साइकिल की थीम है। ठीक है, उन्होंने फिर गवर्नमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है उसमें उन्होंने एम्बर को रखा, उन्होंने PSU के लिए SBI रखा, उन्होंने पेनिट्रेशन की, लो पेनिट्रेशन है तो इन सब चीज़ 2 कंपनीज में अच्छा रहेगा, मैक्स हेल्थ, जोमेटो, दोनों हमारी मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज हैं। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में उन्होंने एक्सिस को रखा है और SBI को भी रखा है, सेम अगेन। और की कंज्यूमर बॉटम ऑफ पिरामिड आइडियाज जो है वो भारतीय एयरटेल और TVS मोटर्स। भारतीय इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो, अंबुजा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये सारे, L&T इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो। तो काफ़ी सारे हमारे पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है इसमें। तो 11 स्टॉक्स उन्होंने, जेफरीज जो काफ़ी बड़ा एनालिस्ट है, तो उन्होंने ये बेसिकली कहे हैं। अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट कर देना, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ये आपके दिमाग में आए और आप इनको एनालाइज करो, समझो कि मैक्रोटेक क्या करता है, अगर नहीं पता JSW एनर्जी क्या करता है, एम्बर क्या करता है, राइट। काफ़ी सारे, आई एम श्योर काफ़ी सारे, नॉर्मली ज़्यादा बात नहीं होती स्टॉक के बारे में, तो डिस्कशन होना चाहिए। तो ये बेसिकली जस्ट अ फूड ऑफ थॉट है, इसका मतलब ये नहीं जाके बाय कर लो, ठीक है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एनालिस्ट बात कर रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, ट्रैक दीज कंपनीज। एम्बर के ऊपर एक वीडियो का प्लान है हमारा, मोस्टली नेक्स्ट 2-3 वीक्स में विल वर्क एंड अंडरस्टैंड कि क्या है, आपको बताएंगे कि बिजनेस क्या है एक्चुअली उनका। ठीक है, तो दैट इज ऑल। अब बात करते हैं नॉलेज सेक्शन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है। बेसिकली एक नया सेबी का नोटिफिकेशन आया था लास्ट वीक, सर्कुलर आया था बेसिकली ऑन स्मॉल एंड मीडियम REITs का। उन्होंने एक तरह से सर्कुलर निकाला है, उसको एक रेगुलेट करने की कोशिश की है, और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। REIT स्पेस आपको पता है हम काफ़ी ट्रैक करते हैं, हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अभी श्रेणिक ने आई थिंक 3-4-5 वीडियोस बनाए हैं, तो हमारा काफ़ी क्लोज ट्रैक रहता है टिपिकली REITs पे। तो इसकी, तो मतलब रियल एस्टेट एक, आपको पता है कि वी इंडियंस लव रियल एस्टेट, राइट, और फिजिकल रियल एस्टेट वी जस्ट लव। तो लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय, वेरी डिफिकल्ट टू सेल, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये तीनों प्रॉब्लम REIT सॉल्व कर देता है। ठीक है, इजी टू बाय, इजी टू सेल एंड इजी टू नथिंग टू मैनेज, मतलब आपको कुछ मैनेज का स्टॉक की तरह है वो। तो वो तीनों सॉल्व कर देती हैं और आपका रियल एस्टेट में मतलब एलोकेशन भी हो जाता है। लेकिन अब नॉर्मल REITs की प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल REITs की प्रॉब्लम क्या है, दे आर टू बिग। एक तो ये प्रॉब्लम है मेरे को लगता है, ठीक है, तो यू आर टू स्मॉल इन इट। दूसरा क्या है उसमें प्रॉब्लम कि आप जो है वो सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट है। काफ़ी सारे लोगों को कमर्शियल में नहीं इन्वेस्ट करना है, कॉम्प्लिकेशन है कमर्शियल के, बिकॉज इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, जॉब मार्केट पर डिपेंड करता है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को तो रेजिडेंशियल में ही डालना है, ये कमर्शियल वगैरह नहीं समझ आता मुझे, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, राइट। तो और उसमें मतलब और भी थोड़ा सा चीज़ें, इट हैज़ नॉट डन वेरी वेल बिकॉज ऑफ कोविड, और वो सारे अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक कुछ स्टार्टअप्स आए थे जो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट पे काम कर रहे थे, जैसे एग्जांपल प्रॉपर्टी शेयर एंड ऑल, ऐसे कुछ स्टार्टअप्स थे जो इस तरह के, मतलब क्या करते थे, प्रॉपर्टी लेते थे, बाय कर लेते थे, और उसमें आप एक शेयर 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 20-25 लोग मिल लो और 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, और फिर जो है वो प्रॉपर्टी वो मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आपको रेंटल वगैरह सब वो मैनेज करेंगे, थोड़ा बहुत वो कट लेंगे उसमें से और आपको बाकी रेंट दे देंगे, और फिर कुछ जो भी 5-7 साल के बाद दे विल सेल द प्रॉपर्टी और आपको पैसे दे देंगे। तो इस तरह का उनका थॉट रहता है। ठीक है, तो उसको बेसिकली अब सेबी ने एक थोड़ा रेगुलराइज करने की कोशिश की है। अब इन्होंने एक नया लॉन्च किया है कि भाई अभी लॉन्च हो सकते हैं REIT, अभी तक मतलब इसमें रेगुलेशन आ गया है अब
कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग, आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, तो सेल्स एंड मार्केटिंग बोल रहा हूँ, स्मॉल एंड मिड आरईआईटीज। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो नॉर्मल आरईआईटी है ना, उसमें 500 करोड़ रुपए से ऊपर का ही वो आरईआईटी हो सकता है। तो उसमें से 200 करोड़ रुपए की तो इन्वेस्टमेंट आपको लेनी ही लेनी है, मतलब आप आईपीओ निकाल रहे हो, 200 करोड़ रुपए रेज करने ही करने हैं, तो 500 करोड़ रुपए से ऊपर की उसकी वैल्यू होनी चाहिए ओवरऑल आरईआईटी की। बट अब जो है इन्होंने कहा कि नहीं है, 50 से 500 करोड़, 50 करोड़ रुपए तक का भी आरईआईटी लॉन्च हो सकता है। अब 50 करोड़ रुपए रियल एस्टेट इज नॉट दैट बैड, राइट। अब एक ही मॉल है अगर, तो वो 50 करोड़ रुपए में आप मतलब एक कोई कंपनी है वो उसको खरीद सकती है और उसको आरईआईटी बना सकती है। अभी क्या है, 500 करोड़ रुपए थोड़ा बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 4 आरईआईटीज देखें तो दे आर आई थिंक मच बिगर देन 500 करोड़ एज वेल, मतलब दे आर वेरी बिग। तो 50 करोड़ रुपए काफी इंटरेस्टिंग नंबर हो गया कि जिसमें अब इसमें रेजिडेंशियल भी अलाउड है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दूसरी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। पहले सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट ही अलाउड था, अब इसमें रेजिडेंशियल भी अलाउड है। तो 50 करोड़ रुपए की मान लो कोई हॉस्पिटल है, या 50 करोड़ रुपए की कोई बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है जिसमें अच्छा खासा रेंट आ रहा है, ठीक है, और मतलब एक अच्छी जगह पे है जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, आता है पीजी वगैरह बने हुए हैं, तो उसको रेंट ले दो और आरईआईटी बना दो, ठीक है, और उसमें से रेंटल आएगा, ठीक है, और लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो इस थॉट प्रोसेस से वो थोड़ा सा है, राइट। तो इसमें क्या है ना कि अब जैसे नॉर्मल आरईआईटी में तो 80% कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी, भाई 80% जो तुम्हारे प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा कंप्लीट होने चाहिए, 20% अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर 95% है, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में ही आप पैसा डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन लैंड ले ली आरईआईटी ने और आरईआईटी बना दिया और फिर कह रहे हैं देख, तो डिले वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मली रेंटल यील्डिंग प्रॉपर्टीज को ही आरईआईटी बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। तो उसमें वो थोड़ा सा पंगा कम है। मिनिमम पब्लिक होल्डिंग 25% की मिनिमम पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए, दोनों में वही है, राइट। अभी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आरईआईटीज की हो गई, नॉर्मल आरईआईटी 10-15 हज़ार रुपए में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो आरईआईटीज में, बट यहाँ पर 10 लाख रुपए का मिनिमम रखा है अभी। बट आई एम श्योर ये रिड्यूस होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही इनिशियली स्टार्ट किया था आरईआईटीज, तो सेबी ने वही 10 लाख 15 लाख रुपए में स्टार्ट किया था। आई एम श्योर ये जो है ये कम हो जाएगा, तो 10 लाख अभी जो है, अब नए जब लॉन्च होगा तो 10 लाख रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो एक 10 लाख रुपए का मान लो 50 करोड़ रुपए है का आरईआईटी है, और वो 20 करोड़ रुपए रेज कर रहा है, 50 करोड़ का टोटल प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ रुपए रेज कर रहा है, सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10-10 लाख रुपए के हिसाब से, उस हिसाब से मतलब 200 लोग जो हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम यूनिट होल्डर एनीवेज 200 होने हैं, राइट। तो लेवरेज भी ले सकता है, ये भी अलाउ किया है। पैसे भी पहले मना कर रहे थे, जब ये कंसल्टेंट पेपर आया था तो उसमें मना कर रहे थे कि नहीं करेंगे, बट अब उन्होंने कहा है कि नहीं भी आप लेवरेज भी मतलब डेट भी ले सकते हो अगेंस्ट द आरईआईटी टू ग्रो और थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 95% जो भी कैश आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, ठीक है। जो भी रेंट आएगा, मतलब बेसिकली रेंट ही आएगा, राइट। तो या फिर कुछ और भी आ सकता है, अभी हॉस्पिटल है तो उसमें मतलब आपको प्रॉफिट वगैरह भी आई एम श्योर कुछ आ सकता है। अब होटल है तो उसमें आपको क्या कहते हैं, रेंटल या प्रॉफिट टाइप का भी आ सकता है। तो वो चीज़ें उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आरईआईटी है, ठीक है। तो आरईआईटी में 95% जो भी आपके कैश फ्लो आएंगे वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब आपको देने ही है। और क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर हाफ ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, यहाँ पर क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अब इसको ना मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये अच्छा स्पेस बन जाएगा ना, एक कम मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट का आपका छोटा हो जाएगा, राइट। अभी आरईआईटी में सबसे बड़ा मतलब रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई नॉर्मल एक घर लेना है, किसी को इन्वेस्ट करना है, एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से कम का तो कुछ होता नहीं है। 50 मतलब बड़े अगर हम मेट्रोज वगैरह में देखें, बट किसी को भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो नाउ इट इज पॉसिबल एंड लिक्विडिटी हो जाएगी ना, क्योंकि ये सब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे आरईआईटी। जब पहले जो ये प्रॉपर्टी शेयर वगैरह थे, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट था, तो वो तब लिस्टिंग नहीं होती थी। किसी को बाहर निकलना है तो दूसरे ढूंढो आप ही, या फिर हेल्प करेगा थोड़ा बहुत। तो अब जो है वो लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज पे। अभी छोटे हैं तो ऑफकोर्स लिक्विडिटी आरईआईटी नॉर्मल आरईआईटी जैसी नहीं होगी ऑफकोर्स, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इशू रहेगा लिक्विडिटी का, बट स्टिल देयर इज एन ऑप्शन, राइट। देयर इज एन ऑप्शन टू लिस्ट एंड देन टू एग्जिट एंड टू बाय एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। तो आपको बताओ, आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी स्केल करेगा क्या इंडिया में? क्योंकि एक छोटी सी जगह भी हो सकती है, मतलब छोटा सा मॉल है, छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, ठीक है, या फिर एक छोटी सी सोसाइटी है, राइट, तो उसको बाय कर लिया, या हॉस्पिटल है या होटल है, ठीक है, वही सिर्फ एक अकेला आरईआईटी बन गया और अच्छी जगह पे है तो वो आरईआईटी चल रहा है एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग एंड देन दे आर enjoying the good rental yields and everything there। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप प्लीज़ 1.5x में देखा करूँ मेरा वीडियो ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ हमेशा कि 15 मिनट के आसपास रखूँगा, बट हमेशा लंबा हो जाता है।
इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।